बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान के अवाम महंगाई से तो तंग थे ही, अब रिसेंटली उन पर एक नया बॉम्ब फोड़ दिया गया है और वो है बढ़ते हुए बिजली के बिल। लोग सरापा एहतजाज हैं, पूछ रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है। और अवाम, आपको बेशक ये बात मालूम है कि पाकिस्तान के अवाम हो, दुनिया में किसी जगह पर भी कोई हो, अगर वो पाकिस्तान का या किसी जगह पर भी किसी मुल्क का सिटीजन है तो वो टेक्निकलिटीज़ के ऊपर बिलीव नहीं करता। वो ये सिर्फ चाहता है कि उसके ऊपर जो भी हुक्मरान है वो उसे रिलीफ दे। लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि जो हुकूमत आती है वो जिम्मा पिछली हुकूमत पर डाल देती है और पिछली हुकूमत अपने से पिछली हुकूमत पर जिम्मा डाल देती है। आज जो हालात हैं वो अबतर है। लोग एहतजाज कर रहे हैं और ये एहतजाज रुक नहीं रहा। लोग सड़कों पर हैं, बिजली के जो दफातर हैं उनके ऊपर हमले कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं और इन दफातर को अपनी सिक्योरिटी के लिए पुलिस को तलब करना पड़ रहा है। अगर कोई मीटर काटने जाता है तो उसकी पिटाई कर दी जाती है। लोग ये कह रहे हैं कि जो कारोबारी लोग हैं उनकी आमदन से ज़्यादा उनके बिजली के बिल आ रहे हैं। जो घरेलू सार्फिन है वो भी सर पर हाथ रख के रो रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? आज निगरान वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब ने एक हंगामी बुलाया। उस हंगामी इजलास के बाद जो प्रेस रिलीज इस वक्त मेरे सामने है उसके अंदर तो जो बातें कही गई हैं वो ऐसी हैं कि जो किसी भी निगरान वज़ीर आज़म ने कहनी होती हैं। यानी सबसे पहले बात ये कि 48 घंटों में बिजली के ज़ायद बिलों में कमी के लिए ठोस इक़दाम किए जाएंगे। इसके ऊपर ब्रीफिंग वज़ीर आज़म को दी गई। ठोस इक़दाम क्या हैं अभी हम नहीं बता सकते। वज़ीर आज़म ने कहा कि जल्दबाजी में हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे मुल्क को नुकसान पहुँचे। ऐसे इक़दाम उठाएंगे जिससे मुल्क के खजाने पर बोझ ना पड़े और सार्फिन को भी सहूलत मिले। भला बताइए ये मुमकिन है आज के इस दौर के अंदर जहां आप ऑलरेडी एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट के ऊपर IMF के साथ सर्वाइव कर रहे हो? मुतलका वजारतों से और मुतलका इदारों से मुफ्त बिजली हासिल करने वाले अफसरान और इदारों की मुकम्मल तफसील फराहम करने के लिए कहा गया है। ये सवाल ऐसा है जिसके ऊपर पाकिस्तान के अवाम में शदीद गमो गुस्सा है कि वो ना सिर्फ बिजली के बिल भरें बल्कि इजाफी टैक्सेस की मद में भी पैसे दें, कैपेसिटी पेमेंट्स की हवाले से भी पैसे दें, सब कुछ करें, लेकिन जो पाकिस्तान की अशराफिया है उसके ऊपर जू तक ना रेंगे और वो मुख्तलिफ मदों के अंदर जो फ्री बिजली है उसको इंजॉय करें। पाकिस्तान के आम आदमी की नुमाइंदगी करता हूँ। ये अनवारुल हक काकड़ साहब ने कहा है, जो बात अलार्मिंग है मेरे लिए वो ये कह रहे हैं कि अगर उनके कमरे का यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कमरे का AC बंद करना पड़े तो कर दीजिए। आम आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए। मज़ीद इस सेशन की, इस इजलास की अब मज़ीद नशिस्तें होंगी। आज जो बातें हमारे सामने आई हैं बदकिस्मती से उसमें रिलीफ का एलिमेंट कोई नहीं है, क्योंकि एक निगरान हुकूमत है, चुटकी बजाकर अवाम को रिलीफ दे नहीं सकती। शायद कोई भी हुकूमत नहीं दे सकती, निगरान हुकूमत तो क्या कर सकती है। लेकिन आज जो हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है और क्या पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ मिलेगा या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल आपके लिए और मेरे लिए है। लेकिन सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अवाम की आज क्या है। फिर ये भी बात आपके सामने रखेंगे। आज एक बड़ी ओपन माइंडेड किस्म की डिस्कशन करेंगे। उसके अंदर ये कम से कम मैं कोशिश करूँगा कि हम ये हाईलाइट कर सकें कि क्या लोगों को मीठी गोली ही देनी पड़ेगी या वाकई लोग तैयार हैं कि जो क्रूड फैक्ट्स हैं वो लोगों के सामने रखे जाएँ और रिलीफ वाकई मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन पहले पाकिस्तान की अवाम का सेंटिमेंट। कीमतों में दिन ब दिन जो इजाफा हो रहा है, ये एक ऐसा अमल इन हुकूमत ने शुरू किया है जो प्रीवियस गवर्नमेंट है कि इन गरीब गुरबा आदमियों को मार दिया जाए। ये सब गरीब मस्कीन लोग जो हैं तो परेशान हैं, हर चीज़ से परेशान है। गरीब बंदे को कोई पूरी नहीं पड़ती, किराए पूरे नहीं होते, बिल हैं जो है तो वो बिल जो है तो वो दाखिल नहीं कर सकते। पेट्रोल और बिजली वो तो अल्लाह ही हाफिज है मेरे भाई। अल्लाह हम पे करम करे और उन पर करम करे। IMF से जो मामला हो रहे हैं उसके अंदर तो गरीब आदमी तो पूरा ही हो रहा है। और बिजली गैस तो हमारे लिए तो वो तो वबाले जान बन गया है। एक घर में एक पंखा चले 20,000 बिल आए। गरीब आदमी, ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं 3, ये किधर जाए? इनको हम कहाँ से खिलाएं? हमारे लिए तो जीना मुश्किल हो गया। बिजली बहुत महंगी हो गई है। बिजली का बिल जो है ना, पूरे महीने की जो हमारी सैलरी है वो चली जाती है बिजली में। पेट्रोल डीजल भी बहुत महंगा है, गाड़ी भी रोकी हुई है। महंगाई पे हुकूमत से यही मुतालिबा है कि मतलब चीज़ें सस्ती करे। सूरत हाल जो है ये मसनूई है और पैदा करदा है। IMF से आप जब कर्जा लेते हैं तो वो अपनी कुछ पॉलिसीज़ जो है वो इम्पोज करने की कोशिश करता है, जिसको हमारे जो सियासतदान हैं वो ठीक तरीके से डील नहीं कर पाते। ये महंगाई नहीं है,
लोग ऐसी खुशफहमी में मुब्तला हैं कि महंगाई हो गई है, ऐसे गलत बयानी करते हैं, ये तबाही है। आपने अवाम के सेंटिमेंट सुने, सैम्पल साइज है, मैं हमेशा कहता हूँ, लेकिन क्या पाकिस्तान की अवाम को रिलीफ मिल सकता है या नहीं? साबिक वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिफ्ता साहब बहुत शुक्रिया। अब आपने ये प्रेस रिलीज तो देख ली होगी, नथिंग न्यू फॉर यू, क्योंकि आप कैबिनेट के अंदर खुद भी रहे हैं, आपको पता है डिस्कशंस क्या होती हैं, और बीइंग फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर आपको पता है कि पैनिक मोड क्या होता है। निगरान हुकूमत है ये। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, क्या निगरान हुकूमत जो भी इख्तियार उनके पास है या जो भी हालात है, कोई रिलीफ दे भी सकती है अवाम को आपके नज़दीक? मुनीब भाई शुक्रिया आपका। देखें, ये इस वक्त निगरान हुकूमत हो या कोई सियासी हुकूमत हो, परमानेंट हुकूमत हो, इस वक्त जो रिलीफ दे सकती है उसके हाथ बहुत बंधे हुए हैं। बिल्कुल वो थोड़ा बहुत जो है वो टैक्सेशन को कम कर सकती है, कुछ चीज़ों को डिले कर सकती है, वो बिल्कुल ये कर सकती है, लेकिन फॉर द मोस्ट पार्ट गिवन कि IMF का आपका एग्रीमेंट है और स्टैंड बाय एग्रीमेंट है, और गिवन कि आपने टैरिफ के वादे करे हुए हैं, आपने सर्कुलर डेट कम करने के वादे करे हुए हैं, आपने टैक्सेस के वादे करे हुए हैं, तो बहुत कम रूम है हुकूमत के पास। और इसीलिए जो आपने आज बात देखी है कि वो प्लेटिट्यूड्स तो थे कि हम अपना एयर कंडीशन बंद कर देंगे वगैरह वगैरह, लेकिन बेसिकली इन्होंने ये कहा है कि हमको 48 घंटे और दो तो हम सारा कुछ प्लान करें, और मेरे ख्याल से वो प्लान कर रहे होंगे। ये बात तो जाहिर है कि मुनीब भाई जो आप कह रहे थे कि निगरान हुकूमत को तो आए हुए अभी 8 दिन हुए हैं, 10 दिन, तो वो तो जिम्मेदार नहीं है, लेकिन जिम्मेदार इसके तमाम हुकूमतें हैं। तमाम जो समझ लीजिए कि जो IPP की पहली पॉलिसी थी 1994 से लेकर अब तक जो भी हुक्मरान रहे हैं, या कम से कम इस सदी में जो हुक्मरान रहे हैं, मुशर्रफ साहब से लेकर तीनों सियासी पार्टियां, वो सारे ज़िम्मेदार हैं। हम सब इसके ज़िम्मेदार हैं कि जहां आज हमने अपनी कौम को खड़ा कर दिया है कि जो बेचारे अगर बिजली का बिल भरते हैं तो बच्चों को खाना खिलाने से महरूम रहते हैं। ठीक, मिफ्ता साहब एक बात है, अब ये 94 की पॉलिसी हो, 2002 की हो, आप जब मियां नवाज शरीफ साहब का 2013 के बाद दौर आया और उसके ऊपर PMLN पूरी ये कैंपेन भी उन्होंने की, एंड राइटली सो कि बिजली घर बने, बिजली पैदावार उसकी बहुत बड़ी, तकरीबन 17,000 वाट हमने ऐड किया नेशनल ग्रिड के अंदर, बड़ा ज़बरदस्त हुआ। लेकिन मेरी मुलाकात उन दिनों में भी पाकिस्तान के एक नामवर बिजनेसमैन से हुई, उनका गालिबन अपना शायद कोई बिजली घर भी होगा, एक बहुत बड़ी शख्सियत है। उन्होंने उस वक्त भी कहा, और मुझे अभी तक वो बात रिफ्लेक्ट करती रहती है, उन्होंने कहा जिस तरीके से बिजली घर बनाए गए हैं, जिस तरह से बिजली प्रोड्यूस की जा रही है, ये वायबल ही नहीं है, और एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान की आवाम पर ये बम फटेगा, सब्सिडाइज आप कर नहीं सकते, इतनी महंगी बिजली टेक और पे की पॉलिसी के ऊपर बनाई जा रही है, तो इवेंचुअली इसका ब्रंट पाकिस्तान के अवाम फेस करेंगे और ये किसी भी हुकूमत को तबाह कर देगा। और आज जो मैं हालात देख रहा हूँ वो ऐसे ही है। तो क्या हम हाइंडसाइड में ये कह सकते हैं, क्योंकि आप हुकूमत का हिस्सा भी रहे, कि एक इनएफिशिएंट पॉलिसी के ऊपर, खास तौर पर जो पिछले मियां नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर बिजली घर बनाए गए या बिजली प्रोड्यूस की गई, वो एक इनएफिशिएंट और अनवायबल पॉलिसी के तहत बिजली बनाई गई? मुनीब भाई, इनएफिशिएंट तो बिल्कुल पॉलिसी नहीं थी मेरे ख्याल से, और उस वक़्त जो पाकिस्तान में कोई 500-600 अरब रुपए का सर्कुलर डेट था, और क्योंकि हम पेमेंट नहीं कर रहे थे तो मियां नवाज शरीफ की हुकूमत आने के बाद कोई भी हाथ नहीं पकड़ रहा था, न मगरबी ममालिक, न यूरोपियन ममालिक, और सिर्फ चाइना ने आके बिजली लगाई। एक दो चीज़ें ऐसी हुई कि ऐसे ही जैसे हमने बिजली घर लगाए थर्मल ऑयल के, सॉरी ये LNG के और कोल के, उसके बाद से सोलर और जो पंखे की बिजली है उसके बाद बड़ी सब्सटेंशियली सस्ती हुई है। उससे पहले वो भी महंगी थी तो वो वायबल नहीं थी। एक तो ये दूसरी चीज़ हुई है। दूसरी जो एक चीज़ हमको देखनी होती है वो एक्सटर्नल वायबिलिटी होती है कोई भी प्रोजेक्ट का, कि हम कोई भी प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, क्या उससे इतने डॉलर्स जनरेट होंगे जिनसे हम डॉलर्स दे सकेंगे। तो ये जो बिजली घर थे, आप देखें हमने 12,000 मेगावाट से 25,000 मेगावाट ले गए, लेकिन ये जब हमने बिजली डबल करी तो क्या पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डबल हुई? आंसर इज नो। क्या पाकिस्तान में एक्सपोर्ट डबल हुई? आंसर इज नो। तो जब आपका एक्सपोर्ट डबल नहीं होगा, आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डबल नहीं होगी, इसका मतलब है कि ना आपकी GDP दर बढ़ रही है खातिर ख्वाह, ना आपका एक्सपोर्ट का डॉलर बढ़ रहा है जिससे कि आप इम्पोर्टेड फ्यूल खरीद सकें, तो फिर आप क्राइसिस में जाते हैं। तो ये चीज़ हमको देखनी चाहिए कि वो जो बिजली घर आपने लगाया उससे तो आपने सिर्फ शादी हॉलों को चरागाह किया है, उससे तो आपने बस मतलब ये कि मतलब होटलों पे बत्तियां दी हैं, आपने उससे इंडस्ट्री तो नहीं लगाई। तो एक तो ये एक तो ये, और दूसरा ये कि हर प्रोजेक्ट की फॉर्म वायबिलिटी देखनी चाहिए कि ये जो प्रोजेक्ट पे खर्चा कर रहे हैं इसके हम, चलो प्रोजेक्ट पॉजिटिव होगा, रुपए में पॉजिटिव होगा, लेकिन क्या डॉलर में भी ये पॉजिटिव है कि नहीं है। और फिर ये होता है कि देखें, जब अपनी के पैसे लगे होते हैं ना आदमी के, तो वो सारा 20-30 साल की सोचता है। जब बेनज़ीर भुट्टो साहब ने 94 में वो लगाए पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, तो उन्होंने फर्नेस ऑयल पे लगा लिया। जब 12
2008 से 2013 के दरमियान, उससे पहले भी डीजल पे बिजली चलती थी। जो मुशर्रफ साहब के ज़माने में बिजली के घर लगे हैं वो डीजल पे चलते थे, हालांकि वो उसमें ड्यूल फ्यूल था। और डीजल तो अमेरिका, जर्मनी, सऊदी अरब अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर जब मुस्लिम लीग आई तो उन्होंने पहले तो डीजल से जान छुड़वाई, लेकिन फिर जब उन्होंने फर्नेस और LNG लगाई और हमने कुछ LNG ली जिस पे इतनी हमें गालियां पड़ी, तो फिर LNG इतनी महंगी हो गई कि आप LNG पे भी नहीं कर सके। अब लोग कह रहे हैं कि चलो यार अब लोकल कोल पे ही लगा लें। सो अगर किसी के अपने पैसे लगे होते हैं ना तो यू हैव अ बेटर स्ट्रेटेजिक विजन। लेकिन हमने कभी प्राइवेटाइजेशन की तरफ नहीं गए। हम कभी ये कहते हैं कि हम मुश्किल फैसले करते हैं, लेकिन मुश्किल फैसले तो ये होते हैं कि हम लॉबीज़ को टेक ऑन करें, प्राइवेटाइज करें, उसके अंदर एफिशिएंसीज लाएं। आज तक हमने 1% की 18% पिछले 8 साल से है T&D लॉसेस, हम उसको 1% कम नहीं कर सके। बट जो लोग, आप जैसे लोग, ऑनरेबल पीपल लाइक योरसेल्फ, आप हुकूमतों में भी रहे, आप भी कुछ ना कर पाए। इमरान खान की हुकूमत जा रही थी, एंड में थी। अब मैं वो, अगर मैं चलाऊं तो वो आपने बहुतात है वो उन क्लिप्स की जिनमें आप खुद कह रहे थे आप आएंगे और आप बिजली के नर्ख कम करेंगे, आप सब कुछ करेंगे, बट चीज़ें हेवायर हो गई अदर वे राउंड। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिससे आवाम को कोई रिलीफ मिल सके। शहबाज साहब ये कहते रहे, बीइंग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, अब वो कह इमरान खान लैंड माइन में छा के चले गए। अब मसला ये है कि आज अगर काकड़ साहब ये कहें कि जी वो हुकूमत जो गई है PDM की वो भी लैंड माइन में छा के गई है और मैं कुछ नहीं कर सकता, देन वेयर डज इट एंड? देखिए, ऑब्वियसली ये तो सियासत होती है, लेकिन सच्ची बात यह है कि खान साहब के दौर में 1100 अरब रुपए से बढ़ के 2350 या 2300 अरब रुपए सर्कुलर डेट हो गया था। गैस का सर्कुलर डेट जो था वो 190 से बढ़ के 1400 अरब रुपए हो गया था। तो जब शहबाज शरीफ आए तो इनके हाथ बंधे हुए थे, और ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो टैरिफ, जो इन्होंने क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट्स नहीं करे हुए थे या एनुअल टैरिफ एडजस्टमेंट्स नहीं करे थे, वो करना ज़रूरी थे। और अभी भी जो बिजली के बिल बढ़े हैं, मैं आपको सच्ची बात बता दूं कि ये जून जुलाई के अंदर, ख़ास तौर पर मई जून के अंदर, जून के महीने में जो ज़्यादा बिजली इस्तेमाल हुई है, जिसके अंदर आपने ऐसे ऐसे बिजली के घर जलाएं जो कि बहुत इनएफिशिएंट हैं, जो कि नहीं चलाने चाहिए। मैं तो उस ज़माने में भी कहता था, मुझे याद है कि मैं एक दिन पावर मिनिस्ट्री में गया, लोड शेडिंग नहीं हो रही थी, तो मैं कह रहा था लोड शेडिंग करो 2-4 घंटे की। मैं मिनिस्टर था और मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ कि मैं कहता था कि 3-4 घंटे की लोड शेडिंग करो। देखिए मुनीफ भाई, एक गुजारिश सुनिए। पाकिस्तान में गर्मियों के अंदर 31,000 मेगावाट की बिजली की डिमांड होती है, सर्दियों में सिर्फ 10,000 मेगावाट की डिमांड होती है। इसका मतलब है कि सर्दियों में अगर आप गर्मियों में बिजली पूरी कर रहे हैं तो सर्दियों में 2/3 बिजली घर आपके बंद पड़े हुए हैं। जब 2/3 बिजली घर बंद पड़े रहेंगे, लेकिन उनका किराया तो देना पड़ेगा। जो कैपेसिटी पेमेंट की मद में देते हैं, सिंगल बायर मॉडल है, जो जाहिर है अगर आपका सिंगल बायर मॉडल है तो आप कैपेसिटी पेमेंट्स तो आपको गारंटी करनी पड़ेंगी, वरना कोई नहीं लगाएगा। तो ये या तो आप सिंगल बायर मॉडल से निकल जाएं, इसकी होलसेल मार्केट क्रिएट करें, वो हमने नहीं किए। और ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि बिजली के निर्ख बढ़ाना जो है ये रिफॉर्म करना नहीं है। बिजली के निर्ख बढ़ाना तो आप ये कहना है कि भाई हम नहीं कर पा रहे, लो चलो अब तुम पैसे दे दो, ठीक है, कि हम T&D लॉसेस कम नहीं कर रहे, तुम पैसे दे दो। सारिफ को कह रहे हैं जो लोग बिजली के बिल नहीं भरते, हम उनसे नहीं ले पा रहे बिजली के बिल, तुम पैसे दे दो, ये वाली बात है। अच्छा, मैं आपसे थोड़ी सी रहनुमाई चाहूँगा। देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब हुकूमत से निकलते हैं, वो कहते हैं जी कि ये रिलीफ की हद जो है 200 यूनिट से बढ़ाकर 300 यूनिट कर दी जाए। साथ वो कहते हैं नहीं, सारे मुल्क में 650 अरब से ज़ायद बिजली चोरी होती है। अब मुझे सिर्फ ये समझ नहीं आती, हुकूमतें आती है चली जाती हैं, आप हुकूमत में रहे, आई अंडरस्टैंड कि आपको 5 महीने से ज़्यादा वक्त नहीं मिला, बट ये चोरी, शुक्रिया आपका। हाँ, मैं आई एक्नॉलेज दैट, बट मसला ये है कि nobody has done this, any homework कि इस पिलफरेज को कैसे रोकना है। अच्छा जी, 650 है या 250 है, चोरी तो है, और अगर कोई मुफ्त बिजली ले रहा है तो वो लिए जा रहा है, मतलब कोई अगर अफसर है या हमारे मुल्क में रूलिंग एलीट है तो वो लिए जा रहे हैं। आज वज़ीर आज़म के जो निगरान है वो कहते हैं AC बंद कर दें। आई मीन ये पॉपुलिज्म की हद तक तो ये बातें, ये नारे या ये चीज़ें दुरुस्त हो सकती हैं, बट अदरवाइज़ तो कोई काम नहीं है। ये सारी चीज़ें ट्वीट्स कर देना या वज़ीर आज़म का ये कह देना जी कि मेरा भी AC बंद कर दें। देखिए मुनीफ भाई, सच्ची बात यह है कि जो वापडा के एम्प्लॉयज़ या दीगर लोग जो बिजली लेते हैं, वो उनकी पेमेंट का जो उनकी जो है वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। वो इस वक्त आवाम गम गुस्से में है और वो ज़रूर उसको चाहती है, और वो इस वक्त वो उस पर निशाने पे आए हुए हैं, लेकिन उसकी वजह से बिजली महंगी नहीं हो रही है। आई मीन जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। देखें,
बिजली के अंदर आपको 3300 अरब रुपया नेक्स्ट ईयर या इस फिस्कल ईयर में आपको फिक्स्ड कॉस्ट देना है। तो फिक्स्ड कॉस्ट का एक बहुत हिस्सा है, और क्योंकि आप 2/3 प्लांट आपका, जैसे मैंने गुजारिश करी, नवंबर दिसंबर में बंद होता है और आप अपना 50% बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं जितनी आप कर सकते हैं, तो अगर आप बिजली ज़्यादा प्रोड्यूस करें तो आपका यूनिट आपके पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। उस यूनिट को ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए आपको जो आप सस्ती गैस दे रहे हैं इंडस्ट्री को, वो गैस कम करनी पड़ेगी। आप फर्टिलाइज़र को तकरीबन मुफ्त गैस दे रहे हैं आपने, ये आप देखें हर घर में एक बिजली और एक गैस का पाइप लेके जाना या हर फैक्ट्री में लेके जाना इस बात का मुतरादिफ है कि आप हर घर में एक गर्म पानी की भी लाइन दे रहे हैं, एक ठंडे पानी की भी लाइन दे रहे हैं। ये पागलपने वाली बात है ना। एक सोर्स ऑफ एनर्जी दें, उनके अंदर जो है वो लोग आर्बिट्राज करते हैं कि भाई बिजली मुझे 40 रुपए की पड़ती है, लेकिन अगर मैं गैस ले लेता हूं तो मुझे 12 रुपए का यूनिट पड़ता है। तो इसके अंदर भी ये आर्बिट्राज एक दिन में ख़त्म नहीं होता है, इसको वक्त दें, 2-4 साल 5 साल लगेंगे। लेकिन ये याद रखिए कि ये 20 साल से हमारा सर्कुलर डेट है और हर साल बढ़ता रहा है। तो 20 साल से हमारी हुक्मरानी जो है वो नाक़िस है, इसमें कोई रिफॉर्म नहीं हुआ। और जब तक अपने लोगों के पैसे नहीं लगे होंगे, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, देखें 21% UFG होता है सिंध के अंदर, ये सिंध बलूचिस्तान में SSGC में, मुझे नंबर SNGPL का याद नहीं है लेकिन तकरीबन यही नंबर होगा। अगर 21% गैस अनअकाउंटेड फॉर है कि उनको ये भी नहीं पता कि ये उड़ गई है या चोरी हो गई है या लीक हो गई है, और मैं आपको बताऊं कि जिस दिन आप किसी सेठ को लाएंगे ना तो वो उसके पैसे लगे होंगे, वो 3 दिन में ठीक कर देगा। आपका काम है कि आप इसको बेहतर तरीके से रेगुलेट करें, आप ये इदारे ना चलाएं। PIA इस साल 90 अरब रुपया पिछले साल नुकसान कर चुका है। ये किसके पैसे हैं कि आपने बैठ के नुकसान कर दिया? ये मेरे और आपके पैसे हैं। बट बात ये PIA को बंद करें अगर आप ये PIA को। सर बात ये है कि जब तक PIA, रेलवेज या और कोई भी जो पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन हैं या हमारे इदारे हैं, जब तक उनको इसलिए इस्तेमाल किया जाता रहेगा कि हमने उनके अंदर ओवर स्टाफिंग करनी है और वोटर को अपना पक्का करना है, लोगों को नौकरी देनी है, ज़रूरत है नहीं है, पैसे तनख्वाह देने के हैं नहीं है, लेकिन उन महकमों को, इन इदारों को ऐसे चलाना है, तब तक तो देयर इज़ नो रिफॉर्म। बट अभी आपने शुरू में फरमाया, आपने कहा कि रिलीफ को थोड़ा बहुत मिल सकता है टैक्स एडजस्टमेंट में। अब सर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, फाइनेंसिंग कॉस्ट सरचार्ज, क्वार्टरली एडजस्टमेंट्स, आप ये जनरल सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, फिर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के ऊपर भी GST है। मुझे सर ये बताएं, हम एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं और आप मुझसे बेहतर समझते हैं उसकी सारे मामलात को, कोई इस वक्त की जो हुकूमत है, रिगार्डलेस के वो निगरान है या एक्चुअल, क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं सर, कीपिंग इन माइंड के लिए IMF ने आपके ऊपर एक तलवार उठा के वो खड़े हुए हैं कि आपने ये करना है जो हमने आपको बताया? सर एक तो ये हमारी बात जो हम सोचते हैं ना कि IMF ने तलवार उठाई हुई है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। IMF ने बिल्कुल आपका एक कंट्री जो है वो बहुत बुरी खस्ता हालत में है माशी तौर पर, आपको 25-25 अरब रुपए लेने हैं। ये आप जो है ये IMF लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है। आपने तो कुछ IMF से बात नहीं करी, लेकिन जिस दिन वज़ीर आज़म साहब गए पेरिस में और बात करी तो उसी दिन IMF की MD मान गई उनसे प्रिंसिपल पे कि चलो अगर आप तैयार हैं तो हम तैयार हैं। तो आप ये करें कि हमको वक्त दे दीजिए कि हम 3-4 महीनों के बाद ये पैसे ले लेंगे, जब दिसंबर के अंदर बिल बहुत कम होते हैं, महदूद होते हैं बिल, तो उस वक्त हम फ्यूल एडजस्टमेंट लेंगे। हम IMF से सही तरीके से बात करेंगे, सलीके से बात करेंगे और सही तरीके से लॉजिक से, तो वो बात मान जाते हैं। ऐसा कोई मतलब वो कोई IMF कोई हिटलर नहीं है। अच्छा, बात हो जा सकती है। चलें, बात हो सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद के इस सेगमेंट में। आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, तरीकाकार बता दिया कि IMF से बात की जा सकती है। मुफ्त जहाँ तक जो सरकार है या अफसरशाही है हमारी, अगर वो मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी भरपाई भी होनी चाहिए, और एक ख़ास जो एक मियाद है या एक जो लिमिट है उससे बढ़कर तो कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान की आवाम की गुस्सा मौजूद है। सियासी जमातें जो PDM के इत्तेहाद के अंदर हुक्मरानी करती रहीं, उनका क्या मुस्तकबिल है? क्या ये गुस्सा सबसाइड हो जाएगा या आवाम ये गुस्सा निकालेंगे उनके ऊपर जब वो इलेक्शंस में जाएंगे? एक ब्रेक के बाद आपके सामने हक़ाइक़ रखेंगे मेरे साथ। पाकिस्तान की आवाम पर बढ़ते बिजली के बिल और बढ़ती हुई महंगाई का बॉम्ब तो रोज़ फोड़ा जा रहा है। आप देख रहे हैं, अब से कुछ देर पहले मुफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे। इमीडिएट रिलीफ मिल रहा है, नहीं मिल रहा, निगरान वज़ीर आज़म इजलास भी कर बैठे, डिटेल्स भी हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये वो सियासी जमातें जो कि एक इत्तेहाद की सूरत में कुछ अरसे पहले तक, यानी 10-15 रोज़ पहले तक इस मुल्क के ऊपर विराजमान रही, आज वही ट्वीट्स करके कह रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर इतनी बिजली चोरी होती है, इस मुल्क के अंदर अगर आज बिजली महंगी है और टैरिफ 50 रुपये पर यूनिट तक चला गया है तो इतना कम कर दिया जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिले। भाई आप अभी हुकूमतों से गए हैं और इस हुकूमत का हिस्सा थे, तो ये काम आप ही क्यों ना कर जाते?
तो अच्छा होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब ये जमातें, जितनी जमातें हैं, ये इंतखाबात में जब आवाम के पास जाएंगी, और जो इस वक्त सिचुएशन है, मैं इसे तकरीबन ऐसी सिचुएशन कहूँगा जहाँ पर लॉलेसनेस आहिस्ता आहिस्ता जोर पकड़ रही है, जब लोग सिविल नाफरमानी की तरफ जा सकते हैं, जहाँ लोग बिल जलाने पर आ गए हैं। और कुछ वाक़यात तो ऐसे हैं जो कि गुज़िश्ता रोज़ के प्रोग्राम में भी मैंने अर्ज़ किए थे कि लोग मस्जिदों के अंदर आकर वादे कर रहे हैं और उनसे वादे लिए जा रहे हैं, उनसे हल्फ लिए जा रहे हैं कि वो बिजली के बिल ना जमा करवाए जाएँ, और ये भी कहें कि इस तरह की महंगाई के ख़िलाफ़ पुरज़ोर एहतजाज हो। तो ये सियासी जमातें जो आज इस बात पर गुत्थम गुत्था हैं कि इंतखाबात 90 रोज़ में होने चाहिए या हल्का बंदियों के बाद, इनका सियासी मुस्तकबिल है क्या? वोटर कनेक्ट जब होगा तो वोटर क्या कहेगा? वो आके बंद करके इन्हें वोट दे देगा, या इस दफ़ा वोटर इनसे सवाल पूछेगा, या कुछ तब्दील नहीं होगा? इस पर तज्ज़िया हासिल करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सलीम बुखारी साहब हैं, और बहुत कुछ सीखते हैं हम उनसे, पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। जनाब मज़हर अब्बास साहब, पाकिस्तान की सहाफ़त का एक बहुत बड़ा नाम, मैं उनसे भी बहुत कुछ सीखता हूँ। बहुत शुक्रिया मज़हर साहब आपका। बुखारी साहब, सबसे पहले ये जो इस वक्त सूरत हाल है, मैं अब इसे हम अनप्रेसिडेंटेड तो नहीं, जारी बात है, हमारे मुल्क में बहुत सी एहतजाजी तहरीकें भी हुई हैं, हालात भी ख़राब होते रहे हैं, बट आज अगर इस वक्त मैं देखूँ ये जो हालात हैं, इन सियासी जमातों का क्या मुस्तकबिल है? ये जो अब इस बात पर लड़े हैं कि इंतखाबात 90 रोज़ में कराओ या हल्का बंदियों के बाद, इस महंगाई को का क्या जवाब देंगे? शहबाज शरीफ साहब दें या मियां नवाज शरीफ साहब वापस आकर दें? क्या जवाब है लोगों को देने के लिए? बहुत शुक्रिया आपका, आपने याद किया मुझे अपने प्रोग्राम में। गुजारिश ये है कि हमने एक इस्तिलाह सुनी थी जब पिछली हुकूमत ख़त्म हुई थी PTI की, कि जी वो PTI जो है जाते जाते बारूदी सुरंगें लगा गई है। मेरा ख्याल है वो उस वक्त तक तो एक इस्तिलाह थी, अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो उसका असली रंग और असली रूप है। मतलब ये असल बारूदी सुरंग, ये 14 महीने में जो बारूदी सुरंगें लगी हैं, इसका जवाब भी इन्होंने नहीं देना है, मैंने आपने नहीं देना, मैं आपको बता रहा हूँ। वोटर बड़ी जालिम चीज़ का नाम है। जिस तरीके से MNA MPAs और सेनेटर्स को एक मौका मिलता है ना प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन का, उस वक्त उनकी अहमियत होती है, हर एक के तरले मिन्नतें करते हैं। इसी तरह से जो इलेक्शन का दिन होता है ना, उस दिन वोटर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। एक तो हम इसका मुजाहरा देखेंगे, जो हम अभी साहब का हुकूमत थी खान साहब की, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी में तो कोई काम किया नहीं है, ठीक? उन्होंने या जलसे किए या जुलूस निकाले या धरने दिए वगैरह वगैरह। जब वो जाएंगे तो उनको पूछेगा वोटर, ये मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ। यही हाल इनका होना है। PDM वालों का, PDM वालों में 2 मेन पार्टियां हैं, एक पीपल्स पार्टी, एक नून लीग। इनका हाल बहुत बुरा होना है। नहीं, बट पीपल्स पार्टी तो ये कहती रही कि हम तो देखिए मेन हुकूमत तो लीड कर नहीं रहे थे। देखिए उन्होंने कोई ऐसी वजारत जिससे मैं आम इस्लाम में गाली पड़े, भाई महंगाई वाली वजारत यानी वजारत ख़जाना है जी, वो उन्होंने पास नहीं रखी। बिजली वाली वजारत उन्होंने पास नहीं रखी। कोई और ऐसी वजारत जिसके ऊपर आवाम का ब्रंट फेस पड़ना पड़े, वो उन्होंने वजारत ली ही नहीं। देखें, जब कोई मर्डर हो जाता है ना, तो उसमें ये ज़रूरी नहीं होता कि गोली किसने चलाई थी। 4 आदमी ने अगर हमला किया तो चारों जवाब दे होते हैं, उनको एक साथ चार्ज लगता है। अच्छा, ठीक। तो ये जो हुकूमत के मज़े लिए हैं ना जी रल के 13 जमातों ने, तो 13 जमातें जवाब भी देंगी ना जी। ठीक, जवाब तो देना पड़ना है। मेरे ख्याल से इन्होंने इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी। उनका ख्याल ये था कि हम तो थोड़ी देर के बाद फारूक हो जाएंगे, फिर बीच में इंटरिम गवर्नमेंट आ जाएगी, वो हमारी फेस सेविंग होगी। कोई फेस सेविंग नहीं होनी। दिस इज़ फर्स्ट टाइम कि इनको हिसाब देना पड़ेगा अपने अमल का, अपने कारनामों का। इन द इलेक्शन दोज आर कमिंग, इफ एट ऑल, वो 90 दिन में हो, 120 दिन में हो, जब भी हो। मतलब लोग भूलेंगे नहीं इस महंगाई। नहीं, मैं कह रहा हूँ पहली बात तो ये है कि ये जिस किस्म का टेम्परामेंट मैं देख रहा हूँ, जिस किस्म के फ्लेम्स मुझे जलते हुए नजर आ रहे हैं, इलेक्शन होगा नहीं। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल है ये, मैं बता रहा हूँ आपसे कि अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हाथ से गई तो इलेक्शन गए। मतलब ये एक वजह बन सकती है। वजह में इतना ज्यादा पोटेंशियल जितना इसमें है, इतना किसी साहब का एजिटेशन में नहीं था। अच्छा मदर साहब, ये बात अपनी जगह। अब देखिए, हुकूमत गई है, ख्वाजा आसिफ साहब मोहतरम है, पर वो ट्वीट कर रहे हैं जी कि 650 अरब की सालाना चोरी है, इतने रुपए टैरिफ कम कर दिया जाए, और ये बड़ी ज्यादती है अवाम के साथ। सब कुछ ठीक है, बट आप जब कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स के अंदर पढ़ेंगे लोगों को खुश करने के लिए, तो आपका ये मौकफ होगा। बट अभी आप हुकूमतें छोड़ कर गए हैं। बुखारी साहब कहते हैं ये असल बारूदी सुरंग है जो कि पाकिस्तान के अवाम के लिए लगाई गई है। अब यहाँ मशवरे खुर्शीद साहब आकर दें या ख्वाजा आसिफ साहब ट्वीट्स करें, नेट रिजल्ट क्या है सर? लोग माफ करेंगे किसी भी सियासी जमात को जो कि पिछले 16 महीने के अंदर रही? PTI तो माजी का हिस्सा बन गई ना उनकी हुकूमत, तो वो तो बहुत पीछे चली गई। शुक्रिया मुनीब। देखिए, जब अदम एतमाद की तहरीक लाई जा रही थी और फिर ले आई गई, उस वक्त से आज तक मेरा मौक़िफ़ है कि वो एक गलत सियासी मूव थी।
और वो मैं उस बुनियाद पे ये बात करता था कि एक जमात जो उस वक्त बरसर इख्तिदार थी उसकी मकबूलियत का ग्राफ नीचे जा रहा था। वो 2021 में ज़्यादातर बाई इलेक्शन हार रही थी। वो बल्दियाती इलेक्शन, कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में उसको नाकामियों का सामना था। एक सिर्फ इस वजह से कि आपको ये खौफ था कि जी वो अपनी पसंद का आर्मी चीफ ले आएंगे, वो जो है हमें आउट कर देंगे। उस बुनियाद पे आप अदम एतमाद की तहरीक लाए, और किसके कहने पर लाए आप? ये बुखारी साहब आपको सबको पता है कौन आपके पार्टनर बने उसको कामयाब बनाने में, वही जिन्होंने 2018 में पीटीआई की गवर्नमेंट बनाई। बिल्कुल ऐसे। तो सवाल ये है कि क्या आपको ये नजर नहीं आ रहा था कि आप किसका खेल खेल रहे हैं और किसका हिस्सा बनने जा रहे हैं? क्या इतनी तजुर्बेकार जमातों को ये समझ नहीं थी बिल्कुल कि इसके नताइज क्या निकलने हैं अल्टीमेटली? और दूसरे ये कि जो क्रूशल डिसीजन था, चले आपने फैसला कर लिया इमरान खान साहब को हटाने का, आपने हटा दिया इमरान खान को, क्या आपके पास वो विजन था कि आप आगे कैसे लेके जाएंगे? आप उसी वक्त हटाकर इंतखाबात का ऐलान कर देते हैं। आपकी मॉरल पॉलिटिकल पोजीशन बड़ी स्ट्रांग हो जाती है उस वक्त अगर आप ये ऐलान कर देते कि हम आम इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं, इमरान खान की हुकूमत का हमने खात्मा कर दिया एक आईनी तरीके से, ठीक है, और हम खुद बरसर इख्तिदार नहीं रहना चाहते। 16 महीने का जो ड्रॉबैक है आपके पास, बज़ाहिर आज ये नजर आ रहा है कि आपके पास कोई माशी प्लान था ही नहीं। बिल्कुल ठीक, ये बिल्कुल नजर आ रहा है कि आप एक वजीर खजाना को लेके जा रहे थे, आप फिर उसको तब्दील करके दूसरे वजीर खजाना को ले आए। आप सिर्फ इस पर रिलाय कर रहे थे कि पीटीआई का मामला तो इस्टेब्लिशमेंट से है, इस्टेब्लिशमेंट उसको टैकल करती रहेगी, इस्टेब्लिशमेंट ने उसे टैकल कर लिया उसको। वो इमरान खान साहब के एक मूव के बाद दूसरा मूव, दूसरे के बाद तीसरा मूव पिटता रहा, वो उनको सियासी तहरीक में नाकामी होती रही। लेकिन आपकी नाकामियों से उसकी पॉपुलैरिटी ऊपर चली जाए। अच्छा मदद साहब ये एक बात सर, जरा मुझे ये थोड़ा सा ये भी बताइए कि क्या जो करता धरता या जो मुक्तदर हल्के हैं वो ये सोचते होंगे कि भाई इमरान खान भी की हुकूमत अगर नालायक थी तो ये 16 महीने में कौन से झंडे गाड़ दिए गए हैं जो अब आगे फिर किसी को मौका दिया जाए या फिर किसी की रेपुटेशन हो? देखिए मुनीब, इन 5 सालों में अगर किसी किरदार से पूछगछ होनी चाहिए, मैं पूछगछ की बात कर रहा हूं, मैं आगे मुकदमे या उसकी बात नहीं करना चाह रहा हूं, वो जनरल कमर जावेद बाजवा हैं। आप 2008 का 18 का सिनेरियो ले लें, आप 2022 का सिनेरियो ले लें, आप उसके बाद की सूरत हाल ले लें, 2 लोग हैं जिनसे पूछगछ होनी चाहिए, जनरल बाजवा और जनरल फैज। क्योंकि पॉलिटिकल क्राइसिस से बराए रास्त ये मुतासिर नजर आते हैं, मुतासिर इन अ सेंस कि एक्सटेंशन हो, उनका तबादला हो, पॉलिटिकल मैनूवरिंग हो, किसी को यकीन दहानी करानी हो, किसी को गलत फहमी पैदा करनी हो, हमें हर जगह वही किरदार नजर आ रहे हैं। ठीक, तो अगर वही किरदार हैं तो उन किरदारों से आप इमरान खान के खिलाफ ट्रायल करें, सजा दें, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी सबको करें आप, लेकिन उनसे तो पूछें कि आपका इसमें आपका अमल दखल की गुंजाइश थी या नहीं थी। वेरी वाइजली सेड सर, वेरी राइटली सेड। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि ये बात दुरुस्त भी है, अकल को भी समझ आती है, लेकिन जो अकल को समझ आ जाए और दुरुस्त भी हो, जरूरी नहीं कि वो हो भी जाए। वो मेरी, आपकी या बुखारी साहब की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन पता नहीं इस मुल्क में हो सकती है या नहीं। एक ब्रेक बताते हैं तो जरा इस मौजू पर भी बात हो जाए कि गलतियां हो गई, बल्कि बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स हो गए। आज हालत ये है कि जिस तरह बुखारी साहब ने कहा, और मैं खुद बहसीत एक पाकिस्तानी है समझता हूँ कि जितनी सियासी जमातें ये PDM की खास तौर पर जो हुकूमत करके गई हैं, क्या आज अवाम में निकल सकते हैं? क्या जो लोग सीख पाए हैं बिजली के बिलों पर, बढ़ती महंगाई पर, उनका सामना कर सकते हैं जाके? एक ब्रेक के बाद बात होगी। मैं एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बुखारी साहब, ख्वाहिश मेरी और आपकी या मदद साहब की तो हो सकती है, लेकिन सवाल खैर पूछे नहीं जाते, सवाल क्या, हम तो शायद बात भी मुकम्मल तौर पर नहीं हो सकती। बट अब मसला ये है कि अब पाकिस्तान की आवाम क्या मज़ीद उसी तरह के लिए आप बेशक वोट को इज़्ज़त दो या जिए भुट्टो
या मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा जो ये यहूद ने साजिश की, इमरान खान के यहूदियों ने साजिश की इमरान खान की सूरत में पाकिस्तान के अंदर, ये अवाम, ये चूरन, मैं बसद एहतराम में, बहुत एहतराम है तमाम सियासी जमातों के लिए, अवाम आज के हालात में ये चूरन दोबारा खरीदेंगे? विल दे बाय इट? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। मैं बता रहा हूँ कि इन आने वाले चंद दिनों में जिस तरीके से, जिस बर्क रफ्तारी से सूरत हाल हाथ से निकलती जा रही है, ये सियासी पार्टियों के इररेलेवेंट होने का डर है मुझे। मेरी बात को फेंकिए मत, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मेन स्ट्रीम की, अगर हालात फौरी तौर पे काबू न किए गए, फौरी तौर पर एक्सेप्टेबल रिलीफ ना मिला लोगों को, सर वो कहाँ से मिल सकता है? निगरान हुकूमतें कहाँ देना होता है? नहीं देंगी ना, तो निगरान हुकूमतों ने तो चला जाना है ना, उन्होंने नहीं ठहरना। वो जो आएंगी या जो थी, दे हैव टू फेस द रियल ब्रंट ऑफ द एंगर ऑफ द पीपल। ये तो तबाही हो गई है। यानी हमें बताया जाता है कि जितनी भी थर्मल की बिजली है वो आप 4 रुपये पर यूनिट पैदा कर रहे हैं। हमें बताया जाता है जो IPPs हैं वो 29 रुपये यूनिट आपको दे रहे हैं। तो ये मैं 50 कहाँ से दूँ? मैं कैसे पे करूँ 50? और आप ये याद रखें कि आपकी पॉपुलेशन का 80% जो है वो सैलरीड क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, जो ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो चुकी है। रियलिस्टिकली कोई एनालाइज करने के लिए सूरत हाल को तैयार नहीं है। किसी को इदराक ही नहीं लगता मुझे कि ये जो आग लग रही है, ये जब भड़केगी तो इसके शोले आसमान में नज़र आएंगे। मैं कतन पैनिक क्रिएट करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ जो टेम्परामेंट है लोगों का, जिस शिद्दत के साथ पाकिस्तान के ऑलमोस्ट हर कोने से आपको एजिटेशन मिल रहा है। मस्जिदों में अजानों के बाद एजिटेशन की कॉलें आ रही हैं। वजीराबाद में उन्होंने मस्जिद में बुला के हल्फ लिए कि आप ये बिल नहीं, कराची में देखें क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक्स वाले आए मीटर काटने के लिए, तो उनको पिटाई हो गई। आपके सामने है। दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये जूं वक्त गुजरेगा, लोगों को रिलीफ नहीं मिलेगा, ये इट विल बी हाईली इन्फ्लेमेबल। मैं आपके प्रोग्राम में जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, इनको अपना असेसमेंट करनी चाहिए सूरत हाल की। द टाइम इज नॉट इन देयर फेवर। मदर साहब, ये जो गुस्सा लोगों में है ये सबसाइड हो जाएगा इंतखाबात से? वो 90 दिन में होते हैं या 160 दिन बाद होते हैं, सबसाइड होगा ये गुस्सा आपके नजदीक? नहीं होगा। देखिए, 2 तरह का रिएक्शन हो सकता है। एक तरह के जब इलेक्शन जितनी जल्दी हो बेहतर है, और वो इसलिए बेहतर है इलेक्शन जितनी जल्दी हो क्योंकि कम से कम अगर इलेक्शंस मूड में आप जाते हैं, कोई नई हुकूमत बनती है, नई जमात बनती है, तो लोग उसमें बिजी होके लोगों अपना गुस्सा निकालेंगे वोट की शक्ल में। दूसरी बात यह कि इस चीज़ को अगर आपने इंश्योर नहीं किया, फ्री एंड फेयर इलेक्शन और लेवल प्लेइंग फील्ड, तो फिर ये गुस्सा बिल्कुल, देखिए जब लोग सड़कों पे आ जाते हैं, वो एक टाइम होता है जब इलेक्शंस हो रहे होते हैं, और उस वक्त वो चीज़ कोई भी रंग ले सकती है। 77 में एग्जैक्टली यही हुआ। 77 में जब इलेक्शंस हुए तो लोग सड़कों पे थे, और फिर जब इलेक्शन पे धांधली का इल्ज़ाम लगाया तो फिर आप उसे एजिटेशन में कन्वर्ट करना कोई मुश्किल नहीं हुआ, और वो एजिटेशन में तब्दील हो गया। और वो जब उन्होंने प्रोविंशियल असेंबली का बॉयकॉट किया तो वो वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव बॉयकॉट था, जिसमें लोग निकले ही नहीं वोट डालने। तो ये जो तरीक़ाकार है कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली तमाम जमातों को, तो फिर वो गुस्सा दूसरे अंदाज में निकल सकता है। क्योंकि बहरहाल एक वो होता है जब किसी पार्टी को, आज ही कराची में PTI ने रैली निकाली, उन पर लाठी चार्ज कर दिया उसने। तो अगर ये तर्ज हमें नज़र आएगी आइंदा इलेक्शन में कि एक जमात जो है उसको पार्टिसिपेट करने की इजाज़त ही नहीं होगी बाय हुक या बाय क्रोक, तो फिर वो चीज़ें उस तरीके से ट्रांसलेट हो जाएंगी। सारा दारोमदार ये है कि PTI का फेट क्या होता है। साबिक वज़ीर आज़म को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होती है या वो नाअहल रहते हैं, और जब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, कब आएंगे किसी को नहीं पता। बिल्कुल सही। जब भी वो वापस आएंगे वो ज़रूर इस चीज़ को कैलकुलेट करके आएंगे कि क्या मेरी वापसी से, देखिए अगर इमरान खान फील्ड में हुए तो नवाज शरीफ के खिलाफ वो इलेक्शन लड़ेंगे। बिल्कुल ठीक। क्या नवाज शरीफ उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ सकते हैं? बिल्कुल ठीक है। ये बहुत आम सवाल है। और अगर वो उनके खिलाफ इलेक्शन में हुए, वो उनके खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ सके या नहीं जीत सके,
तो बकौल जनरल ज़िया-उल-हक के रेफरेंडम के लाइटर नोट पे तो फिर अनवारुल हक काकड़ जो है वो तवील अरसे तक रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। मैं बहुत शुक्रिया जनाब मदर अब्बास साहब और जनाब सलीम आपका। आज का जो प्रोग्राम था उसके अंदर हालात आपके सामने हैं, पाकिस्तान की आवाम का शदीद गम और गुस्सा भी आपके सामने है, जिसके हवाले से समा टीवी आपको अपडेट भी करता रहेगा। प्रोग्राम आपने देखा, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।